ये कहानी प्रिया की है, जो पटना की रहने वाली थी। एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसके पिता ऑटो चलाया करते थे। 3 बहनों में सबसे बड़ी प्रिया थी। पिता को लगा अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर देना चाहिए। किसी ने बताया कि एक लड़का है जो अभी गवर्नमेंट टीचर इंटर कॉलेज में बना है, आपकी लड़की भी पढ़ी लिखी है, बातचीत कर लीजिए। बात आके रुक जाती है दहेज पे। लेकिन जब लड़की और लड़के वाले आपस में मिलते जुलते हैं, प्रिया देखने में काफ़ी सुंदर, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्राक थी। उसके परसेंटेज भी 60% से ज़्यादा ही थे। सब कुछ देखकर लड़के को लगता है कि शादी तो सही है, लड़की कल को कुछ भी बन सकती है, तैयारी करवा कर इसको कुछ भी बना सकते हैं, नहीं तो वकील तो बनी जाएगी। लेकिन लड़का बोलता है कि मुझे 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, 4 व्हीलर मिल रहे हैं। आप सबको तो पता है कि यूपी बिहार में दहेज ने कितना बड़ा तांडव मचाया हुआ है। लड़के का नाम विजय होता है। बीच बचाओ बातचीत, चूंकि रिश्ते में बुआ, प्रिया के बुआ का वो विजय जो लड़का इंटर कॉलेज का लेक्चरार लगा था, कुछ लगता था भतीजा वगैरह, बातें बन जाती हैं। होता है चलो ठीक है, कोई कार हम दे देंगे। लड़का विजय भी चाहता था कि शादी किसी तरीके हो जाए। प्रिया देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। शादी की डेट पड़ती है, लेकिन उससे पहले लड़की के पिता जो ऑटो चला रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो जितना जो कुछ भी हमसे हो सकेगा, कुछ रिश्तेदारों ने बोला है मदद करके कुछ करेंगे, कुछ हमसे जो जीवन भर की कमाई है जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। लड़के को फिर भी उम्मीद थी कि भाई हम इंटर कॉलेज के लेक्चरार हैं, हमें सब कुछ मिलेगा ही। बारात आ जाती है, शादी का डेट फिक्स होता है। प्रिया को भी लगता है चलो एलएलबी के बाद एक लेक्चरार से, इंटर कॉलेज के टीचर से मेरी शादी तय हो रही है। सब कुछ सही चल रहा होता है। शादी का दिन आ जाता है, बारात आ जाती है। लेकिन जो बात कार की थी, एक छोटी कार 5-6 लाख रुपए की i10 वगैरह जो थी, उसे इन्होंने किसी तरीके से मंगा लिया था। वो भी कैसे मंगाया था, अपने खेत को गिरवी रखकर। जो भी शादी हो रही थी, चूंकि भाई लड़का इंटर कॉलेज का सरकारी नौकरी में था, इनको लग रहा था कोई कमी ना हो। जिस थोड़ी सी खेती थी जिससे पूरा परिवार पलता था, खाता पीता था, वहीं पटना से थोड़ी दूर पे 30-40 किलोमीटर पर उनका गांव था। उस खेत को भी उन्होंने गिरवी रखकर सोचा लड़की की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन कब ये खुशी गम में बदल गई, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब शादी आ जाती है, बारात आ जाती है, उसके बाद जब जयमाल का टाइम आता है, इससे पहले लड़का बोलता है कि क्या कार कहाँ है। कार छोटी थी, 5-6 लाख रुपए की कार। लड़का देख के भड़क जाता है कि हम जयमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक मुझे 15-16 लाख रुपए की मैंने सियाज और कौन ब्रिजा ये कार किया हमने बोला था, उस टाइप की। मैं इंटर कॉलेज का लेक्चरार हूँ और आप मुझे 5 लाख रुपए की कार दे रहे हैं। लड़का वहाँ पर भड़क जाता है। लड़की के पिता आकर बोलते हैं कि मैं तो आपसे बोला था जो हमसे हो सकेगा, कार की बात हुई थी, ये आप रखो। बाद में भाई हमारी लड़की भी तो पढ़ी लिखी है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी ज़मीन थी, उसको गिरवी रखकर मैंने अपनी बिटिया की खुशी के लिए शादी किया है, और आप बोल रहे हैं 12 लाख रुपए की कार। हमारा पूरा परिवार इसी में बर्बाद हो गया। अब हम कार कहाँ से लेकर आएँ। अब जयमाल के टाइम आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लड़का बोलता है कि नहीं, जो सामान आप सारा लेकर आए हैं, मुझे पता चला है वो लोकल सामान है, हम नहीं करेंगे। बहस का दौर शुरू होता है। जो विजय लड़का होता है, गुस्से में वो लड़की के पिता के ऊपर, प्रिया के पिता के ऊपर जो है हाथ छोड़ देता है। जब हाथ छोड़ देता है तो ये बात प्रिया की छोटी बहन जाकर उससे बताती है। चूँकि लाल जोड़ों में सजी वो दुल्हन, उसका खून 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था 1-2 घंटे से चल क्या रहा है। रात के दिन 2 बज जाते हैं। उसके बाद प्रिया बाहर आती है, बोलती क्या दिक्कत है। लड़का बोलता है तुम्हारे पापा ने बोला था कि हमें कार देने के लिए। छोटी सी कार देकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जब तक कार नहीं आएगी तब तक मैं जयमाल नहीं डालूंगा, शादी नहीं करूंगा। और लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। लड़के ने लड़की के पिता को ऊपर हाथ छोड़ दिया था, उसके बाद भी वो गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटा मेरी इज्जत का सवाल है, शादी कर लो। कल को हमारी लड़की पढ़ी लिखी एलएलबी कर रही है, वकील बन जाएगी, तुम तैयारी कराओगे तो कुछ और ही बन जाएगी। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं। फिर लड़के के भाई, पिता और सारे लोग आते हैं। वो मान मनोवल का दौर शुरू होता है। लेकिन तब तक प्रिया भड़क चुकी थी। उसने बोला कि 1 मिनट में तुम अपनी बारात यहाँ से लेकर जा सकते हो। जो भी मेरे पिता ने दिया सब यहाँ से देकर जाओ, नहीं तो अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाती हूँ। और तुम अगर अब फ्री में शादी करोगे तब भी मुझे नहीं करनी है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो ये परंपरा बिहार में चल रही है दहेज की, अगर तुम मुझे लेकर जाओगे भी अब किसी तरीके, तुम वहाँ टॉर्चर करोगे और मुझे तुम मार ही डालोगे। इससे अच्छा मैं नहीं अब तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। विजय
विजय फिर बाद में नॉर्मल होता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैंने गलती कर दी है। जब लड़की प्रिया भड़क जाती है, उसके बाद बोलती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी ही नहीं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लेकर आए थे, और ये शादी के मंडप से बारात जाना परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए बेइज्जती की बात थी। लेकिन प्रिया मानती नहीं है और वो लोग शादी अपनी बारात लेकर चले जाते हैं। उसके बाद प्रिया बोलती कि पापा आप परेशान ना हो, ये जो कार आई है इसको लगवा दो, एक ड्राइवर रख के चलाएं कोई, और अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। इन लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर तभी कुछ करूंगी, इसलिए दहेज लोभियों के मुझे रोटियों पर नहीं पलना है। उनकी सरकारी नौकरी उनको मुबारक। पिता भी परेशान होते हैं, खेत गिरवी रखकर सब कुछ किए होते हैं। जो भी सामान होता है, कुछ लोग सामान को खरीद लेते हैं, बगल में एक शादी होती है उनको दे देते हैं सारा सामान। उसके बाद प्रिया पटना में ही रहकर पीसीएस उसका फाइनल हो जाता है, एलएलबी फाइनल ईयर हो जाता है। वो तैयारी शुरू कर देती है पीसीएस जे की, साथ में बच्चों को पढ़ाती भी है। पीसीएस जो होता है सिविल जज जो बनते हैं वो देती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट में पीसीएस जे में सिविल जज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत, उसके सर पे एक ही सिर्फ खुमार सवार था कि इन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे पिता को बेइज्जत किया है, इन लोगों को सबक सिखाना ही है। बातें बहुत दूर तक चली जाती हैं। 2 साल के बाद बिटिया का फाइनल सिलेक्शन जब सिविल जज के पोस्ट पे बिहार में होता है, तो ये खबर जब आग की तरह फैल जाती है। उस पिता को भी लगता है कि एक ऑटो वाले की बिटिया आज सिविल जज बन गई है। पिता को भी लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, सब कुछ सही होता है। बिटिया जाकर प्रिया जाकर ज्वाइन भी कर लेती है। अलग अलग जगहों पर उसकी ज्वाइनिंग होती है। एक बार गया में उसकी ज्वाइनिंग होती है 2 साल के बाद। वहाँ पे सिविल जज की पोस्ट पर एक बुढ़िया दादी आती हैं और बोलती हैं कि उनकी कोई ज़मीन कब्जा कर रहा है। ये बोलती हैं, सारा सब कुछ देखती हैं कि सही है, इनकी सिर्फ बेटियां हैं, और पड़ोसी लोग जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, पुलिस भी उनके इन्फ्लुएंस में, पुलिस भी नहीं सुन रही है, और रो रो कर वकील के माध्यम से अपना कि भाई हमारा कब्जा छुड़वा दो, एफआईआर भी नहीं हो पा रही है। फटकार लगाती हैं, नोटिस इशू करती हैं कि भाई उस पार्टी को भी बुलाया जाए, और वहाँ के जो थानेदार हैं उनको भी बुलाया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। पहली डेट पर कोई नहीं आता है। दूसरी डेट पे वो गुस्से में प्रिया बोलती है कि जो भी आरोपी है उसको कोर्ट में नोटिस इशू होता है उसको किसी तरीके लेकर आया जाए, नहीं तो फिर उसके खिलाफ ग्रांट बेल फाइल कर दी जाएगी। उसको नहीं तो किसी तरीके से गिरफ्तार करना आपको पड़ेगा। फिर जो पार्टी होती है वो भी आती है, वो बुढ़िया दादी भी आती हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, इधर के पक्ष को वकील सुनवाई करते हैं, फिर उधर के पक्ष की बात आती है, एडवोकेट बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि जिन लोगों ने इनकी ज़मीन कब्जा किया है, जिन पे आरोप है, उनको क्लाइंट को खड़ा करिए। जब क्लाइंट खड़ा होता है तो कोई और नहीं होता है, वो विजय और उसके पिता होते हैं। वही विजय जो इंटर कॉलेज का लेक्चरार था, जिसने शादी से इनकार कर दिया था, 3 साल के बाद उस कोर्ट रूम में खड़ा था। ये भी देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं। वो बताने की कोशिश करता है कि मैडम ये ज़मीन पहले हमारे दादा की थी, इन लोगों ने ले लिया था। उसके बाद बोलती है, वो पहचान लेती है। इधर विजय भी, उसके पिता भी देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं, तो वही लड़की है। प्रिया बोलती है कि तुम्हें अपने बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पूरे ख़ानदान का डाटा हमारे पास है। तुम लोगों की हरकतें जैसी हैं, तुम लोगों ने निश्चित तौर पे इस गरीब बेसहारा औरत की ज़मीन को कब्जा किया होगा। तहसीलदार को भी बुलाया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाती है कि इस ज़मीन से कब्जा कल तक छोड़ देना, और समय दिया जाता है तहसीलदार को भी, और 50,000 रुपये का जुर्माना भी, पेनाल्टी भी लगाती है कि ये माताजी जो 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, 3 महीने से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनका पैसा इतना खर्च हुआ, चीज़ें, अगर आइंदा, अभी मैं इसको पेंडिंग में केस डाल रही हूँ, अगर आइंदा फिर तुमने अगर ऐसी कोई हरकत 6 महीने के अंदर की तो तुम्हें सीधा जेल भेज दूंगी। और रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं विजय, उसके पिता, नहीं मैडम ऐसी मत करिए। फिर वो लास्ट में उसकी बुआ के माध्यम से दूसरे दिन पहुंच जाते हैं उसके घर पे भी। उसके पिता, जो जिस पिता के ऊपर हाथ छोड़ा था विजय कि मुझे माफ़ कर दो, वो हमारी ज़मीन का मामला है, अगर लाखों रुपए की ज़मीन है। उसके पिता बोलते हैं कि हमारी बिटिया ने ना तब तुम्हारे सामने झुकी थी ना और अब झुकेगी। ये बात जब प्रिया ऑफिस आती है तो उसको पता चलती है। वो सारी बातें बताती है कि पापा, जिसने शादी से के मंडप से अपनी बारात लेकर जो कार की वजह से लेकर चला गया था, आज वही मेरे कटघरे में खड़ा था। तो पिता को भी खुशी का ठिकाना नहीं
नहीं रह जाता है। तो आपको क्या लगता है प्रिया ने जो किया था वो हर एक बेटी को करना चाहिए, जिससे इन दहेज लोभियों के मुंह पर तमाचा लग सके? तो प्रिया जैसी बेटी, हर अगर बेटी हो तो इस देश से, समाज से दहेज बंद हो जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।